वेलकम बैक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा, राइट? कोई भी मास है इधर, तो इस मास की वजह से यहां पर पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी जूल्स पर केजी, यानी कितनी एनर्जी, राइट, इस मास की वजह से यहां पर कितनी एनर्जी होगी पर केजी। अब यहां पर इस मास की वजह से कितनी एनर्जी होगी एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हमें इस पॉइंट पी पर कोई मास रखना पड़ेगा। अब कोई मास रख दोगे तो ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाएंगे और का इस सिस्टम की एक एनर्जी होगी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वंस अगेन, राइट, ये मास है, इस मास की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में मिलती है, मतलब कि इस मास का यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव पावर है। उसको हम स्पेसिफिकली तो ऐसा ही कहेंगे कि इस मास की वजह से इतनी जूल्स की एनर्जी पर केजी यहां पर है, इस मास की वजह से समथिंग जूल्स ऑफ एनर्जी पर केजी है। अब यहां पर इसी पॉइंट पे अगर मैं कोई मास रख दूंगा, राइट, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की वजह से यहां पर क्रिएट होगी एक पोटेंशियल एनर्जी जिसका यूनिट आएगा जूल्स। मतलब कि अब ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है कि दो या दो से ज्यादा मास मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जितनी कम हो उतना ही स्टेबल वो सिस्टम रहेगा। जैसे हमारे केस में भी अगर हम स्टैंडिंग कंडीशन में है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हम बैठ जाते हैं, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, बट जब हम ग्राउंड पे लेट जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमाइज हो जाती है, राइट? तो सेम वे मासेस के अरेंजमेंट में भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है या पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि मासेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये दो मास का सिस्टम या तीन मास का सिस्टम या चार मास का सिस्टम काफी स्टेबल सिस्टम बनाता है। कन्वर्सली अगर तुम ऐसा कहो कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मिलके भी एक सिस्टम बना रहे हैं, बट इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव में आएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा है मतलब ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि रिपल्शन की वजह से ये चार्ज या ये चार्ज दूर जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, मासेस की वजह से जो सिस्टम बनते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही मिलेगी। सो लेट्स सी, ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट। The potential energy of a body at a given position is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero potential to that point. Zero potential कहाँ होता है? इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल होता है। तो इंफिनिटी से इस बॉडी को मैं यहां पर लेकर आया तो इस बॉडी के पास में पोटेंशियल एनर्जी आई। When the body is at infinity with respect to another body, the gravitational attraction on the body is zero. Then the potential energy of the body is zero, which is called zero level of potential energy. हमारे केस में जीरो नहीं होती है, एक्सेप्ट के इंसान मर गया तब ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो जाती है, बाकी जीरो नहीं होती है। बट ऐसे सिस्टम्स में अगर एक मास इधर है, दूसरा मास बहुत ही दूर इंफिनिटी पे है, तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। If the position of the body changes on the account of the forces acting on it, right, then the change in potential energy is equals to the amount of work done on the body by the forces acting on it for the given change in the position। मतलब के इस मास यहां पर था, यहां से यहां पर लेकर आया मैं, तो इतना लेकर आने में जो भी वर्क डन हुआ that will give me the change in potential energy। इसका कैलकुलेशन देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इफ द
W naught is the zero level of potential energy of the body. Zero level of potential of energy of the body मतलब initial potential energy है ये. And W is the work done in bringing the body from the position of zero level to the present condition. Then the potential energy of the body is W plus W naught. मतलब के बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी U नॉट, राइट, और ये कुछ वर्क डन हुआ तो नई पोटेंशियल एनर्जी आएगी डेल्टा U प्लस ओरिजिनली उसके पास कुछ थी ही, राइट. ये कुछ ऐसा ही होगा कि ऑलरेडी पेट में कुछ खाना है और खाना खाया तो नई एनर्जी जो तुम्हारे अंदर आई या टोटल एनर्जी जो तुम्हारे अंदर है, जो ऑलरेडी एनर्जी थी और जो नई एनर्जी आई खाना खाने की वजह से. If initially the body is at infinity, then the zero level of potential energy is zero. Now the potential energy of the body is W. अगर U zero है तो नई एनर्जी सिर्फ डेल्टा U या U से मिलेगी. Gravitational potential energy of the two masses derivation. So अगर दो masses given है, राइट, एक मास है M1, M एक गिवन मास है, ये एक दूसरा मास है M1, राइट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों मासेस की वजह से कितनी होगी, तो वो ढूंढने के लिए लेट अस से मास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेता हूं, राइट. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेता हूं x और y. अब लेट अस से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले कोई भी नहीं था, मतलब कि एक कमरा है, इस कमरे में अभी कोई भी नहीं था, तो मैं एक मास M1 को लेकर आया, राइट. तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये मास M1 को किसी के साथ में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं. ये कुछ ऐसी बात हो गई कि खाली कमरा था और उस कमरे को जाकर मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो मुझे तो किसी से झगड़ना नहीं पड़ा है, राइट. अब क्योंकि ऑलरेडी ये आ चुका है तो अब ये कमरा, राइट, पूरा इसका हो चुका है. अब विथ इन द फील्ड ऑफ M1 अब मैं दूसरा कोई मास लेकर आऊंगा इंफिनिटी से, लेट से मास M2 मैं लेकर आता हूं और यहां पर रखता हूं तो वर्क डन करना पड़ेगा. हावेवर वर्क डन नेगेटिव मिलेगा क्योंकि ये मास खुद ब खुद दूसरे मास को खींचेगा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से. पर हम इंसानों में तो ऐसा नहीं होता. अगर मैं इस कमरे में रह रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा आकर इस कमरे में रहे, ये मेरी ऑक्यूपेंसी है. बट यहां पर मासेस नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो ये मास M2 को लेकर आने में वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन का पोटेंशियल इनटू वैल्यू ऑफ द मास, ऐसे वर्क डन कैलकुलेट होगा. पोटेंशियल कितना था यहां पर इस मास की वजह से, लेट से ये डिस्टेंस है r, सो G M1 बाय r और M2. सो ये वर्क डन हुआ M2 को लाने में. W1 को लाने में वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि कोई भी प्रेजेंट नहीं था. तो अब टोटल वर्क डन कितना हो गया? W1 प्लस W2. अल्टीमेटली जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस दोनों सिस्टम की वो हो गई G M1 M2 बाय R. नेगेटिव में ही मिलेगी क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव में ही होता है. सो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई. मतलब कि अब ये दोनों मिल गई ये कमरा ऑक्यूपाई कर रहे. इंसानों के केस में लेट से दूसरा इंसान आया, झगड़ा किया, हाथापाई की, एडजस्टमेंट किया, अब दो जन रह रहे, तो दो जन मिलके एक सिस्टम बना रहे. अब वो तीसरे को आने नहीं देंगे. इंसानों के केस में, मास के केस में तो और भी मास आ पाएंगे क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स रहता ही है. तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू मासेस. इसी चीज को हम इंटीग्रेशन के टर्म्स में भी इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट. लेट से ये मास M2 इंफिनिटी से मैं थोड़ा सा आगे लेकर आता हूं डिस्टेंस dx तक और फाइनली मुझे उसको r डिस्टेंस पे आकर रोक देना है, राइट. और अभी ये जो मास M2 है यहां पर है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मतलब कि मैं इंफिनिटी से मास M2 को लेकर आया और वो लेकर आया, उसके बाद में लेट से मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पोजीशन वेयर आई हैड टू
displace it. So small amount of the work done will be given by force into displacement, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. अट्रैक्टिव फोर्स भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी cos 0. टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, सो इंटीग्रेशन, राइट. F होगा G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से लेके ये डिस्टेंस है x स्क्वायर dx. ये w का तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन बाकी है, dw का इंटीग्रेशन w. g m1 m2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स इंफिनिटी से लेके मुझे r डिस्टेंस पे ड्रॉप करना है, मास को इंफिनिटी से लाकर मुझे m2 पे ड्रॉप करना है. तो g m1 m2 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x r से इंफिनिटी तक. सो वर्क डन मिलेगा g m1 m2, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वर्क डन एंड दिस वर्क डन इन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दोनों की मिल के पोटेंशियल एनर्जी है, किसी एक की नहीं है, दोनों मिल के कलेक्टिवली एक ताकत बना रहे हैं. फिर इसमें एक और वेरिएशन देखते हैं हम, कुछ ऐसा कि ऑलरेडी ये मास m1 था इधर, राइट. पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए पोजीशन वेक्टर्स मैंने नहीं लिए हैं. मास m1 था इधर, मास m2 था इधर, राइट. अब ये मास m2 को मैं यहां से लेके यहां तक लेके जा रहा हूं, P से लेके एक नई पोजीशन Q पर लेके जा रहा हूं. तो यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट. ये r1 डिस्टेंस की दूरी पे है और ये r2 डिस्टेंस की दूरी पे है, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब वो यहां पर पहुंचा है m2 मास, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी, राइट. ये कुछ ऐसा ही है, कोई बच्चा लास्ट बेंच पे बैठ रहा था, अब वो फर्स्ट बेंच पे आया, तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है उस पर बढ़ गया. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे. सो वो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह दो, या r1 से r2 पर ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई वो कह दो. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, या वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. F dx, और सेमी इसी डायरेक्शन में, सेमी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वैसे ये अलग डायरेक्शन में, बट लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए सेमी डायरेक्शन में है. फोर्स रहेगा g m1 m2 बाय x स्क्वायर dx, g m1 m2 dx बाय x स्क्वायर, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन की लिमिट्स r1 से लेके मैं उसको r2 पे लेकर जा रहा हूं. सो g m1 m2, राइट, -1/x, अपर लिमिट g m1 m2, माइनस की साइन कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो ये आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, राइट. ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है. ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्रिएट हुई अगर वो इंफिनिटी से आके वहां पर रुक रहा है. नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 मास सिस्टम. 2 मास सिस्टम देखा, अब 3 मास सिस्टम. तो इसमें भी सेम वे, लेट्स से ये एक कमरा है, सबसे पहले मास m1 आया, तो वर्क डन कितना हुआ 0. अब मास m2 को लेकर आए हम, लेट्स से r डिस्टेंस की दूरी पे, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू विल बी इक्वल टू g m1 m2 बाय r2. लेट्स से इसको r2 दे देते हैं. अब मैं तीसरे मास को लेकर आया, अब तीसरे मास को लेकर आया नहीं, इस रूम के अंदर तीसरा भी बंदा आ रहा है, तो उस तीसरे बंदे को दोनों से ही लड़ना पड़ेगा. मतलब कि ये वाला डिस्टेंस लेट्स से r3 और ये वाला डिस्टेंस लेट्स से r23. तो जब m3 आता है तो कितना वर्क डन हुआ, उसको वर्क डन करना पड़ा 2 के साथ भी, उसको वर्क डन करना पड़ा m3 को m1 के साथ,
और उसको वर्क डन करना पड़ा 2 के साथ भी, तो Gm2m3/R23 देखो। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई W1 प्लस W2 प्लस W3, जिसको कलेक्टिवली हम जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, अपॉन R2 प्लस Gm1m3 अपॉन R3 प्लस Gm2m3 अपॉन R23। और ये पूरी की पूरी एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी, मतलब मासेस तो कमरे में आके हमेशा एक स्टेबल सिस्टम ही बनाएंगे। हम इंसानों की तरह नहीं कि कमरे में आने के बाद झगड़ा करेंगे, नॉन स्टेबल सिस्टम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। मासेस एक स्पेसिफिक स्पेस में आके एक पॉजिटिव सिस्टम ही बनाते हैं। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 मासेस सिस्टम, M1 और M2 की वजह से, M1 और M3 की वजह से, 2 और 3 की वजह से इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ड्यू टू 3 मासेस। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल मासेस। तो वंस अगेन सेम वे, राइट, लेट से पहले M0 आया, आके बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो M0 को मैं ओरिजिन पे बिठाता हूं कि M0 आकर ओरिजिन पे बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने ये पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द जीरो इज 0 इन M0 इज 0। अब मैं मास M1 लेकर आया विच इज एट ए डिस्टेंस R1, राइट, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो जाएगा M1 को लाने के लिए Gm/R। अब मैं M2 को लेकर आता हूं, राइट, R2 पर, तो अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास 2 विल बी Gm0m2/R2 प्लस Gm1m2/R21, 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस। अब सपोज मैं 3 को लेकर आता हूं, M3 को R3 डिस्टेंस पे, थर्ड वर्क डन कितना हो जाएगा, Gm0m3/R3, फिर M3 और M2 के बीच में होगा R32, सो Gm3m2 R32 और M3 और M1 के बीच में R31, सो प्लस Gm3 और M1 के बीच में R31। सो अब देखो ये मैंने 3 ही लिए हैं, और भी मल्टीपल आ सकते हैं, बट इसको समराइज करके लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव Gm0m1/R1 प्लस Gm0m2/R2 प्लस Gm1m2/R21 प्लस Gm0m3/R3 प्लस Gm3m2/R32 और Gm2m3m1/R31। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आई, और अगर बहुत सारे मासेस है तो इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स टू नोट। पहला वाला पॉइंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू attractive gravitational force exerted by the earth on the body. It means to bring a body from infinity to the point P, the work has been performed by the gravitational field of the earth. Attractive force, ये मैंने बार बार कहा कि वर्क डन जो है सिस्टम खुद ब खुद कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है, मतलब जो अर्थ है, कोई भी मास लिए थे हमने, बट जनरली अगर अर्थ के रिफरेंस में कहो कि अर्थ के पास में कोई मास आया, तो कोई मास आया यानी कोई लेकर नहीं आया है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने ही उस मास को लेकर आया है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और इसीलिए वो नेगेटिव होती है।
अगर हमको खुद को लेकर जाना पड़ता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता. We note that if the value of the R increases, the value of gravitational potential energy increases. Obviously yes. Let's say ये मास m है, या कह दो कि ये अर्थ है, एक मास इधर पड़ा हुआ है, राइट, r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -10 जूल्स. अब क्या कह रहा है पॉइंट, r इंक्रीजेस, तो अब मास m इधर से हटके इधर तक आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया, तो इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी लेट्स से -6 जूल्स. तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, राइट, बढ़ रही है. देखो -10 -6, तो -6 बड़ा है -10 से, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. कन्वर्सली अगर मास को मैं पास में लेके आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और फाइनली जब इंफिनिटी पे ले जाऊंगा इस मास को तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होनी चाहिए. हम इंसानों के केस में भी हम जब खड़े हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हम ज्यादा टाइम तक खड़े रहे तो बैठने की कोशिश करते हैं, बैठते हैं तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, पर जब हम बैठे हुए हैं, राइट, तो फिर हम लेटना चाहेंगे, लेटने पे पोटेंशियल एनर्जी काफी 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 कम हो जाती है. सो नेचुरल टेंडेंसी होती है ये किसी भी बॉडी की कि उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखनी है. पानी भी पहाड़ों से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि पहाड़ पे है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बहकर नीचे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, फाइनली वो समुद्र में मिलकर शांत हो जाता है. If the body of mass m is moved from a point at a distance r1 to r2, then the change in potential energy is given by. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हमने देखा, ये रहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम r1 टू r2. अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी. इफ r1 इज ग्रेटर देन r2 तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है. It means the body is brought closer to the earth, its potential energy will decrease such that it will become more negative, और potential energy कम से कम ही होनी चाहिए. If the body is moved from the surface of the earth to a point at a height h above the surface of the earth, तो r1 को r ले लो, r2 को r plus h ले लो, इस फॉर्मूला में r और ये हो जाएगा r plus h. तो ये एक और फॉर्मूला मिलेगा तुमको अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का. फिर आगे और भी पॉइंट्स है नोट करने के लिए, राइट. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. Gravitational potential energy of a point mass m relative to infinity at the surface of the earth will be given by, so gravitational potential energy of a point mass m at a distance r from the center of the earth. तो पहले वाले के लिए फॉर्मूला आएगा, पहले वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला आएगा -gm/r, राइट, और r रेडियस ऑफ द अर्थ से बड़ा है, मतलब कि ये अर्थ है तो यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है अर्थ के पास में या अर्थ के ऊपर है तो r की जगह पे कैपिटल r आ जाएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट मास m रिलेटिव टू इंफिनिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही पर रिलेटिव टू द इंफिनिटी कहने का मतलब यही है कि दूर दूर तक दूसरा कोई मास अर्थ के आसपास प्रेजेंट नहीं है, राइट. और यहां पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ लिखा है तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, u इक्वल टू -gm/R. तो इंफिनिटी का रेफरेंस सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि अर्थ के पास में मून भी है, तो अर्थ के ऊपर अगर कोई भी मास कंसीडर करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ अर्थ की वजह से नहीं है, मून की वजह से भी है, सन भी है, राइट, दूसरे सारे प्लैनेट्स भी है. सो सबकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है इस मास पे.
फिर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट मास एट द सेंटर ऑफ द अर्थ रिलेटिव टू द इंफिनिटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना हो जाएगा, रेडियस तो 0 हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसको ढूंढने के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, m इंटू पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल कितना रहता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल होता है 3/2 GM/r। देखो 0 नहीं हो जाएगी बट उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इंटू पोटेंशियल एट द सेंटर। If there is a gravitational field due to masses m1, m2, so on, the gravitational potential energy of a point mass body m0 at a point in the gravitational field is, तो ये यहाँ पर हमारा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह दो, या तो वो जो मल्टीपल मासेस की वजह से मैंने इक्वेशन लिखा वो ये वाला मल्टीपल मासेस की वजह से, इस चीज को फिर तुम ढंग से मॉडिफाई कर सकते हो। तो क्या कहा है, इफ देयर इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मल्टीपल मासेस, तो इस रूम के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल मासेस है m1 m2 m3, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट मास बॉडी m0। अब मैं ये m0 लेकर आया हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी r1 m1 की वजह से भी होगी, m2 की वजह से होगी और m3 की वजह से भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m0 और m1 g m1 m2 बाय r1 प्लस g m0 m2 बाय r2 प्लस g m0 m3 बाय r3। ये m0 का ही है, सिर्फ पूरे सिस्टम का नहीं कहा है। यहां पर ये जो था ये पूरे सिस्टम की वजह से था, यहां पर सिर्फ m0 की ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। देखो, इफ देयर इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मासेस m1 m2, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, तो इस बॉडी की ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है, पूरे सिस्टम की नहीं। There are two particles of the mass m1 m2 in an isolated system, then the total gravitational potential energy of the system is, तो दो ही मासेस है m1 और m2, राइट, और उसके बीच का डिस्टेंस लेट से r है। ये 4th पॉइंट का फॉर्मूला 5th पॉइंट के लिए फॉर्मूला बनेगा माइनस, ये पूरा का पूरा माइनस में आएगा, g m1 m2 बाय डिस्टेंस r। If there are three particles of masses, then the total gravitational potential energy, अब देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है total gravitational potential energy of the system, तो 3 की वजह से तो ऑलरेडी ढूंढ ली, ये रहे total potential energy due to 3, तीनों की वजह से। वैसे यहाँ पर 4 की वजह से ढूंढा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर 3 होते तो 3 की वजह से ढूंढ लेना है। If the body is moved from the surface of the ये नहीं, the gravitational potential energy of the body decreases if the body is moved towards the earth, मतलब कि और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। एंड इट इंक्रीजेस इफ द बॉडी इज मूव्ड अवे फ्रॉम द अर्थ, और वो 0 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इंफिनिटी पे। ये सेम चीजें इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस होती है। तो यहां पर ये चीजों को ढंग से समझो, फिर चार्जेस के लिए जो भी मॉडिफिकेशन आए उसको कंपैरेटिवली समझना इजी रहेगा। फिर नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज ए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in assembly the body from the infinitesimal elements that are initially at the infinite distance apart। तो इसका कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे मासेस, पहले एक को लेकर आया, फिर दूसरे को लेकर आया, फिर तीसरे को लेकर आया, ऐसे बहुत सारे मासेस को लाकर मैंने अर्थ बनाई है। तो ऐसे बहुत सारे मासेस लेकर आते हो, राइट, अनगिनत मासेस है, लेट्स से 10 मासेस है,
तो 10 मास के लिए तो इस तरह से फॉर्मूला लिखने जाओगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो बेटर है ये फॉर्मूला यूज करो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाफ जी एन इंटू एन माइनस वन एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये n स्टैंड्स फॉर कितने मासिस है, सारे मासिस छोटे छोटे हैं तो m की वैल्यू सबकी सेम रहेगी और सब काफी काफी नजदीक है तो डिस्टेंस भी r रहेगा। ये जनरली हम जो सब्सटेंस बनता है उसमें एटम्स काफी पास पास में होते हैं और सबके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो वैसे सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। फिर न्यूमेरिकल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट एंड ए पॉइंट 20 मीटर अबाव इट इज 16 जूल्स पर केजी। तो कुछ ऐसा है, एक प्लैनेट है और उसके सरफेस से 20 मीटर ऊपर, राइट, यहां पर और यहां पर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 16 जूल्स पर केजी, या राइट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्टेंस हो जाएगा 20 बाय 16, 16 बाय 20, 16 जूल्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और पर मीटर हमको चाहिए तो हो जाएगा 20। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए 4 kg बॉडी बाय ए 8 मीटर ऑन ए स्लोप ऑफ 60 डिग्री। तो ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्लोप ऑफ 60 डिग्री, राइट, और 8 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो हमको ढूंढना है वर्क डन। अब ये वर्क डन तो हम खुद कर रहे हैं क्योंकि बॉडी को यहां से यहां तक लेकर जा रहे हैं, तो ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, इनटू मास, और मास हमको दिया हुआ है 4 किलो की बॉडी को हमें लेकर जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको 20 मीटर के लिए दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 16 बाय 20, राइट। और वर्क डन विल बी, जो mgh वाला फॉर्मूला है, mgh ये यूज करना पड़ेगा, बट यहां पर एक्सेलरेशन वेरी करेगा। मास तो हमको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कैसे ढूंढोगे? तो एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जूल्स पर केजी, राइट, जूल्स यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन केजी, राइट। केजी कैंसल होना चाहिए क्योंकि फोर्स इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस अपॉन केजी। सो ये केजी कैंसल होना चाहिए तब जाके हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। और जूल्स पर केजी, राइट, यानी ये हमको तो चाहिए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी केजी कैंसल हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको दिया हुआ है कि 20 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस डिस्टेंस को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा वी, राइट, अपॉन जो भी हाइट दी हुई है वो डेल्टा वी, और वो कितने डिस्टेंस के लिए है, लेट्स से उसको हम डी कह देते हैं, इनटू हाइट एच। तो मास दिया हुआ है 4 किलो, डेल्टा वी है 16, राइट, डिस्टेंस डी है 20, और हाइट एच, कितनी हाइट से ऊपर जाएगा ये, 8 साइन 60, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 4 5 20, 16 इंटू 8 बाय 5, साइन 60 इज √3/2, 2 4 8, 64 अपॉन 5 इंटू 1.732, इसको सिंप्लीफाई करो, 12.8 इंटू 1.7,
सो 21.96 जूल्स इतना वर्क डन होगा बॉडी को ऊपर उठाने में। सो ये सब मैंने डायमेंशंस का भी हेल्प लिया है। देखो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है mgh, जी मुझे नहीं पता है बट पोटेंशियल पता है। तो जो पोटेंशियल था उसको मैंने कन्वर्ट किया, राइट, जूल्स पर केजी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट, नीचे का केजी था ही, फोर्स को स्प्लिट किया एम ए, राइट, और ये डिस्टेंस डिस्टेंस भी कट करने के लिए इसको डिवाइड बाय जो भी मुझे डिस्टेंस दिया हुआ था वो। नेक्स्ट, what is the minimum energy required to launch a satellite of the mass m from the surface of the earth of mass m radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट, तो अर्थ का सरफेस, राइट, यहां पर सैटेलाइट के पास कुछ एनर्जी है E1 और इसको मुझे 2r, राइट, r है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इतना ऊपर भेज देना है और यहां पर इसके पास एनर्जी होगी E2। अब E1 कितना होगा? ये सिर्फ होगी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की वजह से, और जब वो ऊपर पहुंच गई तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, प्लस मैंने उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई होगी, राइट। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी सैटेलाइट को इतनी हाइट पर पहुंचाने के लिए। सो लेट अस कैलकुलेट। E1 की वैल्यू आएगी माइनस जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू रेडियस आर, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, यहां से लेके ये जो अर्थ के सेंटर तक का रेडियस है आर। अब मैं ऊपर पहुंचाता हूं सैटेलाइट को, तो वहां पर एनर्जी होगी पोटेंशियल वाली GMM_r। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 2r और ये r यानी 3r, प्लस काइनेटिक एनर्जी उसके पास कुछ ना कुछ होगी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे ढूंढोगे? काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए ये वाला कंसेप्ट कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स होगा mv² बाय डिस्टेंस कितना है सैटेलाइट का, r और 2r यानी 3r, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा g अर्थ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से ही कैलकुलेट करते हैं 3r, स्मॉल m भी कैंसल, तो V0² मुझे मिला GM/3r। ये नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी है। सो इसको सब्स्टिट्यूट करें इधर, तो E2 मिलेगा मुझे GMM/3r, राइट, प्लस हाफ m V0² की वैल्यू आई GM/3r। तो कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी? वो हो जाएगी E2 माइनस E1। यहां पर ज्यादा एनर्जी होगी, यहां पर कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। So E2 minus E1 GMM/3r plus GMM/6r माइनस E1 कितना था? माइनस GMM/r, तो GMM/r, साइन में कॉशियस रहना इसमें। सो GMM/3r प्लस GMM/6r प्लस GMM/r। सो GMM/r को कॉमन निकाल देते हैं, -1/3 प्लस 1/6 प्लस 1, एलसीएम आएगा 6। तो इसको अब सिंप्लीफाई करें तो GMM/r ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 6/6। तो 6 और एक साथ, साथ में से 2 गया 5, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी काफी सारी बढ़ गई, और इस पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए सैटेलाइट को टाइम टू टाइम अपने बूस्टर चलाते रहने पड़ेंगे, सो दैट वो अर्थ पर गिर ना जाए। 6r। Next, a satellite of the mass 250 kg is orbiting the Earth at a height of 500 km above the surface of the Earth. How much energy must be expended to rocket
द सैटेलाइट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ही निकल देना है उसको। और वो सैटेलाइट ऑलरेडी राइट, सैटेलाइट का मास दिया हुआ है 250 किलो, वो उसकी हाइट दी हुई है 500 किलो, सरफेस ऑफ द अर्थ लिखा ही हुआ है। राइट, तो सेम तरीके से करेंगे। सो इस हाइट पे जितनी भी एनर्जी है, राइट, उतनी ही एनर्जी हम उसको देंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाएगी। सो कितनी एनर्जी है उसके पास इस हाइट पर? सो एनर्जी एट द हाइट h इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। सो जी एम मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस एच, है ना, ये है h और सेंटर ऑफ अर्थ तक r, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी अभी हमने ढूंढा, वी स्क्वायर विल भी हो जाएगा जी एम बाय आर प्लस एच। ये वेलोसिटी हमने ढूंढी जी एम पर, ये तो हाइट एच पे थी, आर प्लस एच पे चाहिए ना हमको, तो आर प्लस एच ही आएगा। सो जी एम बाय आर प्लस एच। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो माइनस जी एम, एम को कॉमन निकाल देते हैं, 1/r प्लस एच प्लस 1/2 टाइम्स r प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जी एम एम बाय हाफ प्लस 1 3/2, नीचे आएगा r प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज रखकर, 6.67 इंटू 10⁻11, यहां पर माइनस की साइन आएगी ना, ये माइनस कॉमन निकाल दिया है तो अब सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 r प्लस एच। इतनी एनर्जी उसके पास है इस हाइट पे, इसीलिए नेगेटिव मिल रहा है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो ये आएगा -6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, सैटेलाइट का मास 250 किलो अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स प्लस 500 किलोमीटर है, यानी 5 इंटू 10⁻0.5 कर दो, 6 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर्स। सिंप्लीफिकेशन इसको मैं 7 ले लेता हूं, -11, ये 24 इधर ऐड होगा प्लस 24, ये -6 कॉमन निकल के ऊपर जाएगा, -7 और ये हो गया 6, ये हो गया 250, डिनोमिनेटर में रहेगा 2 और 6.4 प्लस 0.5 यानी 6.9, तो ये 6.9 7 के साथ कैंसल, 2 3 6, अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने, इसको 7 ले लिया, ये कैंसलेशन में अप्रोक्सीमेशन लिया, यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, 750 इंटू 10⁻11 और 6 17, 17 और 24 यानी प्लस 7, 6 और 11 17, 17 24 में से माइनस करो तो प्लस 7। इतनी एनर्जी है, तो जो एनर्जी हमको देनी है इतनी ही एनर्जी अगर हम देंगे, राइट, तब जाके वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगी। इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 10⁵ जूल्स इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाएगा।